अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, और उसके बाद हम फार्मूला ड्राइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो डेरिवेशन दोनों की होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की भी और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसको शेयर भी करना है, इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। ये देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed is continuously being accelerated due to fact that direction of its velocity vectors are changing continuously। अब आप देखें यहाँ पे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये आप देखें कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हर एक इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ। अब आप देखें डायरेक्शन जो है वो इस के साथ क्या है? ये इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ एंड पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट्स कहां है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमने डेल्टा थीटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करें कि ये यहाँ पे हमने दो फिगर्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। एक फिगर हमारे पास फिगर ए है और दूसरी हमारे पास फिगर बी है। इसमें भी एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। तो फिगर ए और ये फिगर बी। नाउ कंसीडर द सिमिलर ट्राइंगल्स ए एंड बी। डेल्टा थीटा इज सेम इन बोथ केसेस। तो यहाँ पे आप देखें डेल्टा थीटा और यहाँ पे आप देखें डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे भी हमने v1 और v2, और ये यहाँ पे आपके पास क्या है? इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा v। लेकिन क्योंकि ये बॉडी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक डिस्टेंस कवर कर रही है जिसको हमने डेल्टा एस का नाम दिया हुआ है। डेल्टा थीटा इज सेम इन बोथ केसेस बिकॉज बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ये आपके पास क्या है? दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। एक सर्किल के अंदर है और दूसरा आउटसाइड द सर्किल है। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें कि डेल्टा थीटा की जो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे वो डेल्टा एस है। इसी हिसाब से यहाँ पे डेल्टा थीटा की जो ऑपोजिट साइड है वो डेल्टा वी है। इसका मतलब है कि दो साइड्स इसकी सेम होनी चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स की दोनों साइड सेम होनी चाहिए। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, और एक ओ ए वाली साइड, और यहाँ पे एक, यहाँ पे आप नाम दे दें ओ, दैट इज पी, और यहाँ पे ये क्यू। ओपी वाली साइड ओ ए की इक्वल है, इसी हिसाब से ए बी वाली साइड पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पी क्यू अपोजिट है किसके? ए बी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी क्यू अपोजिट है ए बी के। तो पी क्यू आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा वी को। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी अपोजिट है, मतलब इसका आपने रेशियो जो है वो बनाना है। तो डेल्टा वी के अपोजिट में क्या है? डेल्टा एस है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू, फिर दूसरी साइड आपके पास क्या है? एक है आपके पास ओ ए और दूसरी आपके पास ओ पी। तो ये आपके पास ओपी के अपोजिट में क्या है? ओ ए। तो यहाँ पे ओपी V1 है और आपके पास ओ ए जो है वो उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस पूरे मोशन के अंदर हमें पता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, क्योंकि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, मतलब तो वो सेम होता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि डेल्टा वी जो है इक्वल है v2 माइनस v1 के, v2 माइनस v1 के, या अगर आप यहाँ पे लिखें कि v2 अगर बाहर निकालें देन v2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? डेल्टा v के। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा v, ये माइनस में v1 है तो ये इज इक्वल टू तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस v1। इन दोनों केसेस में, इस पूरे केस में वेलोसिटी जो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, इस सूरत में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास v1 है
तो मैं उसको इक्वल ले सकता हूं v के। अगर मेरे पास v2 भी होगा तो वो भी मैं इसको इक्वल लूंगा v के, क्योंकि दोनों केसेस में उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे जो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू v1 अपॉन आर। अब इस इक्वेशन को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू v1, तो v1 आपका किसके इक्वल है, वो v के इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या है इसके नीचे r है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्वेश्चन क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये जो डेल्टा एस है, अगर मैं इसको इज इक्वल की उस तरफ लेके जाऊं तो ये v के साथ क्या हो जाएगा, ये v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, दैट इज डेल्टा v इज इक्वल टू, डेल्टा एस ऊपर आ जाएगा तो ये डेल्टा एस ऊपर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, दैट इज v अपॉन आर है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन अभी हमें मिली है, इस इक्वेशन को हमने अपनी तरफ से डिवाइड करना है बोथ साइड, इसके साथ डेल्टा टी के साथ। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मतलब बी वन से लेके बी टू तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम तो लगता होगा, तो टाइम का डिफरेंस तो आपके पास आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस डेल्टा वी को भी डिवाइड करना है, इस साइड को भी डिवाइड करना है डेल्टा टी के साथ, और इस साइड को भी डिवाइड करना है डेल्टा टी के साथ। तो यहाँ पे डेल्टा वी है, डेल्टा वी के डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस है, यहाँ पे डेल्टा एस के डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा टी आ जाएगा, इनटू आपके पास क्या है, वी अपॉन आर है। अब आप देखें कि यहाँ पे डेल्टा वी, इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे कह रहा है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, लेकिन वो ए क्या होगा, वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा, ए के साथ आपने सी लगाना होगा। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, देयरफॉर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी v को। ठीक है, तो अब आप देखें कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये v आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में इनके वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ac इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास v है, इंटू ये v अपॉन आर आपका सेम। अब v मल्टीप्लाई बाय v किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये v इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये फार्मूला आ गया किसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, अब हमने दूसरा एक रिलेशन देखना होगा इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को भी हमने देखना है। तो फाइनली हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला आएगा, वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो आपने देखना है। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। वी नो दैट अभी अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, दैट इज AC रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बट वी नो दैट हमें यह भी पता है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट इज लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा का। ठीक है, तो यहाँ पे v का जो लीनियर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आप यहाँ पे आपके पास v है, तो यहाँ पे आपके पास भी v है, तो v आपका किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। तो इस v की जगह पे आपने इसका वैल्यू जो है वो पुट करना है। अब क्योंकि ये v स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर हो गया।
तो ये आर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास रिलेशन क्या आएगा, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया आपके पास किसका, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। बट वी नो दैट द टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड जो होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका टाइम पीरियड किसके होता है, बट टाइम पीरियड वो इक्वल होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, T इज इक्वल टू मीन्स टाइम पीरियड किसके इक्वल है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर मैं ओमेगा को बाहर निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा बाहर आ जाएगा, T इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। अब हमने जो रिलेशन ड्राइव किया सेंटीपिटल रिलेशन और एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या था, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये फार्मूला वापस यहाँ पे लेके आएंगे, दैट इज AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2 पाई अपॉन T, देयरफॉर AC इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे आर और ओमेगा का आपने वैल्यू जो है वो पुट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ पे AC मीन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गई, दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हमने ड्राइव कर लिया, उसको हमने रिलेशन भी देख लिया आर ओमेगा के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और इस हिसाब से हमने ओमेगा जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा के। तो ओमेगा आपके पास अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 पाई अपॉन टी हो गया। वही हमने फार्मूला यूज किया जो रिलेशन अभी हमने ड्राइव किया, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा आपका 2 पाई अपॉन टी के। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू ओमेगा का हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया 2 पाई अपॉन टी, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर लग दिया। तो स्क्वायर के हिसाब से ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ क्या है आर है, तो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये एक और रिलेशन आ गया, दैट इज AC मीन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल होता है 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर के। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें, तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई भी हो, यूनिट अगर हम ड्राइव करें इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, तो यूनिट आपके पास क्या होगा, वी नो दैट एक्सेलरेशन कोई भी हो तो उसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो द यूनिट फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो अगर यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसका डायमेंशन जो होगा वो LT माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। चलिए जी अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टॉपिक, हेडिंग इसमें डाल दी है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। F मींस फोर्स, C मींस सेंट्रीपिटल। किसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल द फोर्स रिक्वायर्ड टू keep it moving in a circular path is called centripetal force. A force which is required to keep the body moving in a circular path is called centripetal force. अब थोड़ा सा इस फिगर की तरफ देखें, यहाँ पे हमने एक सर्किल बनाया हुआ है, सर्किल के साथ हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग की एंड में वन एंड जो है उसको मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, और दूसरे एंड में मैंने इसके साथ एक मास जो है या एक बॉल जो है इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब आप इसको वेल्ड करेंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे,
तो घूमने से क्या होगा, ये बॉडी जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें द फोर्स ऑफ टेंशन, अब टेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो टेंशन क्यों बात हो रही है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, एक स्ट्रिंग है। जब आप स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो वो एक टेंशन की सूरत में आता है। द फोर्स ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, क्योंकि आप जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स क्या है, वो आपका सर्किल के बिल्कुल सेंटर से लग रहा है। तो इस तरह से जब आप इस चीज को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करती रहेगी, लेकिन वो स्ट्रिंग का जो होगा वो डायरेक्शन जो होगी एट द सेंटर ऑफ सर्किल। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल इज सेंट्रीपिटल फोर्स Fc एज शोन। ये आप देखें कि सेंटर में आपके पास क्या है, ये सेंट्रीपिटल, उसकी डायरेक्शन जो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, हमेशा वो भी किसकी तरफ होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, इस हिसाब से ये मास है। अब ये बॉडी अगर मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। जब तक वो बॉडी वो स्ट्रिंग आपके हाथ में है और वो बॉडी इसके साथ अटैच है, तो वो बॉडी इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। ठीक है, अब इस हिसाब से नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। अब चूंकि फोर्स आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसके साथ आप C लगा दोगे, और इसके साथ जो एक्सेशन प्रोड्यूस हो रही है इस सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर पाथ में जो एक्सेशन प्रोड्यूस होती है, वो एक्सेशन कौन सी है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेशन। तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, C लगाना है। बट वी नो दैट कि हमने अभी अभी सेंट्रीपिटल एक्सेशन का एक फार्मूला ड्राइव किया, वो क्या था, दैट इज AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R के इक्वल था। तो आपने क्या करना होगा, इस AC की जगह पे आपने V स्क्वायर अपॉन R, इसका वैल्यू जो है वो पुट करना होगा, दैट इज FC इज इक्वल टू M। AC किसकी इक्वल है, V स्क्वायर अपॉन R का, तो यहाँ पे लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन R। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से देखें, क्या होता है, वी नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब V की जगह पे आपने R ओमेगा का वैल्यू पुट करना होगा, तो अगर ये स्क्वायर है तो ये भी R स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखें कि FC इज इक्वल टू M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। तो ये R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से क्या होगा, FC इज इक्वल टू यहाँ पे M स्क्वायर, यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, R, और उसके साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये था रिलेशन, ये था फार्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। उसको फिर हमने क्या देखा, एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से देखा, रिलेशन किया हमने एंगुलर वेलोसिटी के साथ। वी नो दैट कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने पहले से स्टडी किया हुआ है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। इस V की जगह पे आपने इसका वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे डिवाइड में R है, ये वाला R, तो R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा, MR ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये थे हमारे पास दोनों टॉपिक्स, जिसमें हमने पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसका हमने रिलेशन देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। फिर हमने डिस्कस किया सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमने इसकी डेरिवेशन की अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने यूज किया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, लेकिन क्योंकि फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल है और एक्सेलरेशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो F के साथ C लगा दिया, A के साथ भी C लगा दिया। वही नो दैट AC जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर अपॉन R के इक्वल होता है, तो इस हिसाब से AC का वैल्यू हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, FC इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। फिर हमने इसको, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके साथ रिलेशन देखा हमने, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। वी नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो स्क्वायर है तो ये R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर खत्म हो गया, तो बाकी MR ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो
अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।